दिल्ली में एक सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुई और वहां जल बोर्ड की तरफ से खोदे गए उस गड्ढे में गिरने से 25 साल के कमल ध्यानी नाम के लड़के की जान चली गई। करीब 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में मोटरसाइकिल समेत वो गिर गया। बताया गया कमल रात के 12 बजे के आसपास उस गड्ढे में गिरा और पूरी रात उसी में पड़ा रहा। उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे उसे किसी ने कॉल करके बताया कि सड़क पर खुदे उस गड्ढे में कोई मोटरसाइकिल सवार गिर गया। उसके बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची और देखा तो वो लड़का बाइक के पास ही बेसुध पड़ा था। शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, सिर पर हेलमेट लगा हुआ था। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल ले गई और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उस लड़के की मौत पहले ही हो चुकी थी। इस मामले में नया मोड़ तब ले लिया जब कमल नाम के उस लड़के के परिवार ने पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप लगा दिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो पूरी रात कमल की तलाश करते रहे। जनकपुरी के अलावा आसपास के थानों के भी उन्होंने चक्कर काटे, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। कमल के एक दोस्त ने बताया कि पुलिस ने शिकायत लिखने से भी मना कर दिया था। सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पर दे। ये कोई तमीज होती बोलने की? 25 साल का कमल एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। बताया गया रात को ऑफिस से घर लौटते वक्त ही वो उस गड्ढे में गिरा। कमल का परिवार दिल्ली के पालम इलाके में रहता है, जबकि उसका ऑफिस वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर रोहिणी इलाके में बताया गया। जिस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हुई वो जनकपुरी इलाके में सड़क के बीचों बीच खोदा गया था। जनकपुरी से पालम की दूरी 5 किलोमीटर के आसपास है, यानी जिस जगह पर घटना हुई वो कमल के घर से 5 किलोमीटर दूर थी और आमतौर पर बाइक पर 10 से 15 मिनट में यह रास्ता तय किया जा सकता है। कमल के जुड़वा भाई करण ने बताया कि उसके भाई ने ऑफिस से निकलने के कुछ देर बाद उसे कॉल की थी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। करण ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कमल को ढूंढने निकला। वो लोग सबसे पहले जनकपुरी पहुंचे, क्योंकि वहीं से कमल ने आखिरी कॉल की थी। उन्होंने उसके दफ्तर में भी फोन करके पता किया और दफ्तर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी खंगाल डाला, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो थाने पहुंच गए। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहे। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। करण ने बताया कि उसने खोजबीन के दौरान उस गड्ढे में भी झांक कर देखा था जिसमें सुबह उसके भाई का शव मिला। बारी पहुंचा था रात को एक बारी गड्ढे के आसपास, बट मुझे कंफर्म नहीं कि मैंने उसको देखा कि नहीं देखा वहाँ पे। पर जहाँ तक मुझे आइडिया कि मैंने नहीं देखा उसको। 1-1:30 बजे के आसपास मैंने देखा था गड्ढे में। अच्छा, तो लाइट उठ ऐसा टॉर्च वगैरह मोबाइल से? हाँ, फोन के उससे देख रहा था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया? ऐसा कुछ नजर नहीं आया। करण ने बताया कि वो पूरी रात यहां वहां भटकते रहे, लेकिन कमल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया और उसने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया होता तो शायद उसका भाई जिंदा होता। हालांकि पुलिस का दावा है कि लड़के के लापता होने के बाद पुलिस की तरफ से भी उसे ढूंढने की कोशिश की गई थी और इस काम में एक पुलिसकर्मी को भी लगाया गया था जो कमल के भाई और उनके दोस्तों के साथ गए थे। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। हालांकि कमल के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मदद नहीं की थी। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड पर भी सवाल उठाए, क्योंकि जिस गड्ढे में गिरने से कमल की मौत हुई उसे जल बोर्ड ने पानी के पाइप की मरम्मत के लिए खुदवाया था। कमल के भाई करण ने बताया कि गड्ढे के आसपास न तो ठीक से बैरिकेडिंग की गई थी, न ही वहां स्ट्रीट लाइट जल रही थी। स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं जला था वहाँ पे, कुछ नहीं जला था। और गड्ढा भी इवन मेरा भाई बता रहा था कि 1-2 दिन पहले ही खुदा है वहाँ पे और उन्हें बैरिकेडिंग भी ढंग से नहीं कर रखी थी वहाँ पे। करण ने इस घटना के लिए सीधे सीधे जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और दावा किया कि सुबह जल्दबाजी में प्रशासन ने गड्ढे की घेरेबंदी की है। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। जिस जगह पर घटना हुई वहां आने जाने के 2 रास्ते,
उनमें एक रास्ते पर वो गड्ढा किया गया था और इलाके के लोगों ने बताया कि जिस रोड पर गड्ढा था उस पर कई दिन पहले ही लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वहां बैरिकेड और चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए थे। ये लगा हुआ है सभी यहाँ से, मतलब आने का रास्ता नहीं है कोई भी है। अच्छा, कोई रास्ता नहीं निकलने का यहाँ से। वो पता नहीं क्यों निकला है, जिसमें कि रात को रोड खाली था। लोगों ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कमल उस रास्ते पर क्यों पहुंचा जिसे बंद किया गया था। देखिए ये सामने वाला रोड है और कमल अगर रोहिणी से आ रहा था तो ये सर्विस लेन पे क्यों पहुंचा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गड्ढा है। उस तरफ से बता रहे हैं कमल यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद उसकी बाइक जो है इस गड्ढे में जाके गिरी। अभी उसकी बाइक जो है इस गड्ढे से निकाली गई हो। देखिए काफी गहरा गड्ढा है। जब वो गिरा होगा तो उसने मदद की गुहार भी लगाई होगी। जाहिर सी बात है वो घायल हुआ होगा और उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी होगी इस गड्ढे से। मतलब हादसे का शिकार होने के बाद कमल पूरी रात उसी गड्ढे में पड़ा रहा। सुबह घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई और सूचना मिलते ही जनकपुरी विधानसभा सीट से दिल्ली के बीजेपी के विधायक और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद घटना वाली जगह पर पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए, क्योंकि जिस गड्ढे में गिरने से 25 साल के लड़के की जान गई उसे जल बोर्ड ने ही खोदा था। प्रवेश वर्मा ने वहां पहुंचते ही उनके समर्थकों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल केजरीवाल है केजरीवाल केजरीवाल। प्रवेश वर्मा के सामने ही गड्ढे में गिरी बाइक को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और एक्शन लेते हुए जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जल मंत्री ने भी माना कि जिस गड्ढे में वो लड़का गिरा उसके आसपास लगी बैरिकेडिंग के बीच मोटरसाइकिल निकलने की जगह थी, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहाँ पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहाँ से घुस सकता है। क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है, इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। प्रवेश वर्मा ने इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले कमल ध्यानी के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को लेकर सियासत भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोल दिया। और क्योंकि दिल्ली में हुए इस हादसे से करीब 20 दिन पहले ही यूपी के नोएडा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। नोएडा के सेक्टर 50 इलाके में युवराज नाम के इंजीनियर कार समेत पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे। यह घटना 16 जनवरी को घने कोहरे के बीच हुई थी। गड्ढे में गिरने के बाद युवराज कई घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। नोएडा में हुई उस घटना को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि दिल्ली में भी यह उसी तरह का हादसा हो गया। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और जनकपुरी से विधायक आशीष सूद को घेर लिया। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। आम आदमी पार्टी ने वार किया तो आशीष सूद ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। अगर 50 साल पुरानी ये लाइन समय समय पे ठीक की गई होती तो आज ये हमें ना करानी पड़ती। इसमें हमें छोड़ दीजिए। अब इतनी, अब मैं इसमें बताऊं, ये तुम्हारे का उनका काम है सुबह उठना और सरकार को गाली देना, क्योंकि बेरोजगार है। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना को हत्या करार दिया और इसके लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी नोएडा में युवक की गाड़ी समेत गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी सेक्टर 150 में, तो बड़े बड़े अधिकारी नब गए थे। फिर भी दिल्ली में अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? अब दिल्ली में मौत हो गई, लोगों की जान जा रही है, लेकिन गड्ढे खोद कर खुले छोड़ देते हैं। 25 साल का लड़का दिल्ली के रोहिणी के ऑफिस से घर लौट रहा था, रात के अंधेरे में गड्ढे में गिर गया और जान चली गई राजधानी में। और गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खुद खुदवाया था। 15-20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया बीच सड़क पर, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया। ऐसी लाइटिंग नहीं की कि गड्ढा दिखे, ऐसा कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाया और लाइटिंग के साथ, और खुला छोड़कर चले गए रात को। कह रहे हैं आने जाने का डबल रास्ता था तो लोगों के लिए दूसरी साइड का रास्ता छोड़ दिया था। इस तरफ ऐसा बैरिकेड लगाकर छोड़ दिया था जिससे मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले निकल सकें।
तो क्या सिर्फ बड़ी गाड़ियों के ही गिरने का खतरा होता है गड्ढे में? जब मंत्री खुद बता रहे हैं कि हां इतनी जगह तो थी कि मोटरसाइकिल निकल जाए, रात को कोई अनजाने में गिर सकता है, यह सोचा भी नहीं, तो किस बात के इंजीनियर लगे हुए हैं? किस तरह के लोगों को ठेका दे देते हैं? बाकी देशों में पहले रास्ता पुख्ता बंद करने के बाद ही कोई काम शुरू करने दिया जाता है, और यहां पहले गड्ढा खोद दो और बाकी लोग खुद ही देख लेंगे कि निकलना कहां से है। और यह तो इस लड़के का जाना पहचाना रास्ता होगा, तब भी वो गिर गया रात को। लेकिन कोई नया भी तो आ सकता है जिसको रास्ता पता ना हो, कुछ सोचा ही नहीं। मौत का कुआं सड़क पर खुला छोड़ दिया गया, बाइक समेत आदमी गिर गया, पूरी रात वो वहां पड़ा रहा, चीखता रहा होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब वहां तो वो वाला इलाका तो सुनसान रहा होगा ना, रात में लाइट भी नहीं। तो ये तो पता होगा ना गड्ढा खोदने वाले विभाग को कि यहां रात को अगर कोई गिर जाए तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। सुबह पुलिस ने शव निकाला, अब अफसर सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन यह हादसा कैसे, यह लापरवाही कैसे है? यह हत्या नहीं तो और क्या है? एक कानून होता है ना, गैर इरादतन हत्या, यानी जानबूझकर हत्या नहीं की लेकिन उनकी वजह से हत्या हो गई, तो वो हत्या का कानून यहां क्यों नहीं लगेगा? इसमें खुद जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा, लेकिन सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई नियम तो होता होगा ना इसका, लेकिन ये लोग काम करके चले गए। बीच शहर में सड़क है, ये कोई जंगल थोड़ी है। रात 12 बजे लड़का गिरा, उसके घर वाले फोन करते रहे, वो नहीं पहुंचा तो डर के मारे ढूंढने निकले। कह रहे हैं कि पूरी रात 6-7 थानों के चक्कर लगाए, जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी, रोहिणी। उनको लगा कि कहीं कोई उठा ना ले गया हो, ये क्या हुआ लड़के को। लेकिन आरोप है कि पुलिस को लगा जैसे कोई रूटीन मामला, खोते रहते हैं लड़के, वापस आ जाएगा। मतलब उम्मीद ये रहती है कि कुछ हुआ थोड़ा ही होगा। अगर फोन की लोकेशन ट्रेस करके तलाश की जाती, कह रहे हैं लोकेशन भी ट्रेस कर ली थी, फिर तलाश कैसी थी? रात को ही पता चल जाता तो शायद बचा लिया गया होता। और यह तब है जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पास ही नोएडा में युवराज नाम के युवक की मौत हो गई गड्ढे में गिरकर। तो तब जो कह रहे थे कि ऐसा करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, वो दोबारा नोएडा में ना हो, उसी का इंतजाम था। मतलब जिस इलाके में कुछ होगा बस उसी इलाके में आगे के लिए इंतजाम होंगे, यही है ना, और क्या है? गड्ढे में कोई ना गिरे उसके नियम फॉलो किए नहीं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई के पूरे नियम फॉलो होंगे। पहले सस्पेंड होंगे, फिर जांच होगी, फिर जांच होती रहेगी तब तक जब तक लोग भूल ना जाए। और फिर क्या करेंगे? नौकरी जाएगी अधिकारियों की ना। नौकरी से निकालने के नियम ऐसे हैं कि सरकारें चली जाएं, इनकी नौकरी नहीं जाती। लोगों की जान चली जाए, इनकी नौकरी नहीं जाती। नौकरी नहीं जाती तभी तो यह होता रहता है। अभी किसी प्राइवेट बिल्डर ने गड्ढा खोदा होता तो उसको पकड़कर जेल में डाल देते, उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देते, उस पर जरूर डाल देते गैर इरादतन हत्या का केस। दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब बारिश में बेसमेंट में पानी भरने से लोगों की जान चली गई थी राजेंद्र नगर में, तो जो आदमी वहां से गाड़ी लेकर निकला था, उसके गाड़ी के नंबर से उसकी पहचान कर उसको पकड़कर उस पर हत्या का केस डाल दिया था कि वो गाड़ी लेकर निकला तो पानी का बहाव बेसमेंट की तरफ हो गया था। पब्लिक पर तो केस दबाकर ठोक देते हैं, तो सरकारी अफसरों पर हत्या का केस क्यों नहीं चलेगा? इनके लिए नियम ऐसे क्यों बना रखे हैं कि सस्पेंड करके मामला ठंडा कर दिया जाता? नोएडा में हो गया, अब दिल्ली में हो गया, अब फिर अगला कहीं होने का इंतजार है क्या? ऐसा एक्शन तो लो कि बाकी सब जगह के अफसरों की रूह कांप जाए। ऐसा करने से पहले 100 बार चेक करें कि कहीं पब्लिक को खतरा तो नहीं, और मुआवजे इन अधिकारियों की जेब से निकालकर दो तो उनको पता चले। पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक को मुआवजा क्यों दें जब गलती इनकी है? तो 100 बात की एक बात। उधर भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार अंडर 19 विश्व कप जीत लिया। टीम इंडिया ने क्रिकेट का अंडर 19 विश्व कप जीत लिया। जिम्बाब्वे के हरारे में टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 412 रन का विशाल लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 14 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। जिम्बाब्वे के हरारे क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली। वैभव ने 15 चौके और 15 छक्के लगाए। इसके साथ ही वो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट की वजह से टी20 विश्व कप से बाहर हो गए। 2 रोज पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान वो घायल हो गए थे। भारतीय टीम विश्व कप में अपना पहला मुकाबला कल शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ खेलेगी। सूत्रों के मुताबिक टी20 विश्व कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी के वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मुबाशिर उस्मानी इस मामले में पीसीबी चेयरमैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इधर दिल्ली में जनवरी महीने के शुरुआती 15 दिनों के अंदर सैकड़ों लोगों के लापता होने को लेकर जो बवाल मचा, उसके पीछे पेड प्रमोशन की साजिश का आरोप लगाया गया। आशंका जताई गई कि रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के प्रचार प्रसार के लिए कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पैसे देकर इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करवाया गया। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि जानबूझकर दहशत फैलाने और निजी फायदे के लिए दिल्ली में बच्चों के गायब होने से जुड़े आंकड़ों को गलत तरीके से फैलाया गया। जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश की राजधानी में बच्चों की गुमशुदगी को लेकर ऐसी कोई असामान्य स्थिति है ही नहीं। बीते कुछ दिन से पूरी दिल्ली में लोगों के लापता होने की खबर ने सनसनी मचा रखी। सोशल मीडिया पर डराने वाले आंकड़ों के साथ बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह से जुड़ी कई तरह की पोस्ट वायरल हुई। बच्चों के माता पिता खौफ से भर गए। देखते ही देखते दिल्ली से लोगों के गुमशुदा होने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया, यानी पुलिस ने किसी साजिश की तरफ इशारा किया। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया के जरिए जो आंकड़े दिखाए गए उनसे किसी को भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की और यह भी दावा किया कि दिल्ली में कोई भी ऐसा संगठित गिरोह एक्टिव नहीं है जो बच्चों का अपहरण कर रहा हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस ने जनवरी महीने के 15 दिनों में दिल्ली से 807 लोगों के लापता होने वाले आंकड़ों की भी सच्चाई बताई। कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। यानी दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से साफ किया कि जिन आंकड़ों का हवाला देकर लोगों को डराया गया, उनमें खौफ भरा गया, असल में वो असामान्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि पिछले सालों की तुलना में कम है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे देश के लोगों की धड़कनें बढ़ा देने वाली इस खबर की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से पहले सोशल मीडिया पर, फिर अखबारों में और फिर टीवी पर दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी से जुड़ी खबरों, पोस्ट और वीडियो की मानो बाढ़ आ गई थी। सभी जगहों पर दिल्ली में बच्चों, लड़कों, लड़कियों, नौजवानों की गुमशुदगी से जुड़ी खबरें दिख रही थी। बाकायदा आंकड़े सामने रखे जा रहे थे कि साल 2026 में जनवरी महीने के शुरुआती 15 दिन में दिल्ली से 807 लोग गायब हो गए थे। इनमें बच्चों की संख्या 137 बताई गई। उनमें भी 12 से 18 साल की लड़कियों के लापता होने के आंकड़ों को हाईलाइट करके दिखाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल बन गया। यहां तक कि दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों की चिंता भी इन आंकड़ों और डरावने वीडियो को देखकर बढ़ गई थी। किसी वीडियो में सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए गए, किसी में मुश्किल हालात में पुलिस को या लोगों को मदद के लिए कैसे बुलाएं, यह समझाने की कोशिश की गई। मतलब माहौल बनाया गया इस तरह का डरावना। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे महज एक कोरी अफवाह बताया। पुलिस ने इस पूरे खेल के पीछे एक बड़ी प्लानिंग की आशंका जताई। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए एक साजिश के तहत दिल्ली में डर का माहौल बनाया गया और लोगों को गलत सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर साफ किया कि दिल्ली में जानबूझकर दहशत फैलाने और निजी फायदे के लिए कुछ लोगों ने पेड प्रमोशन का सहारा लिया। पेड प्रमोशन, पैसे देकर। पुलिस ने जांच करने और अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा देने का ऐलान कर दिया। अफवाह फैलाने वालों
के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक पोस्ट डाली। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक फिल्म का जिक्र करते हुए पेड प्रमोशन के लिए पैसे देकर पब्लिसिटी करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने को शर्मनाक बताया। माना जा रहा है कि जिस फिल्म की तरफ उनका इशारा था वो रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 है। 10 जनवरी को इस फिल्म के कुछ पोस्टर रिलीज किए गए थे। इसके 2 दिन बाद 12 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। 30 जनवरी को मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिल्म के एक पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी। पोस्टर पर रानी मुखर्जी के पीछे कई छोटी बच्चियां दिखाई गईं। इसके साथ ही पोस्टर पर जगह जगह अंग्रेजी शब्द मिसिंग लिखा हुआ दिखा, क्योंकि मर्दानी 3 की कहानी गुमशुदा बच्चों पर ही लिखी गई। फिल्म में यही दिखाया गया कि एक पुलिस अफसर बनी रानी मुखर्जी कैसे उन बच्चियों को बचाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच कर रही टीम को पड़ताल में एक खास चीज नजर आई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हुई थी और इसके अगले ही दिन यानी 1 फरवरी से ही 31 जनवरी 1 फरवरी से ही सोशल मीडिया पर दिल्ली में लोगों के गुमशुदा होने की खबरों की बाढ़ सी आ गई। हजारों पोस्ट, सैकड़ों वीडियो दिल्ली में लापता हो रही लड़कियों और बच्चों के आंकड़े बताते हुए सामने आए। सोशल मीडिया पर छाई इन डराने वाली खबरों को लेकर अखबारों में लेख छपे, टीवी पर भी बहस शुरू हो गई। इस खबर पर दिल्ली का सियासी तापमान भी बढ़ गया। आम आदमी पार्टी ने तो इसे मुद्दा बनाकर राज्य और केंद्र सरकार पर हमले शुरू कर दिए। पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही, और वो ऐसे जमाने में दिल्ली के अंदर कोई एक गली ऐसी नहीं होगी, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने तो इसे देश की संसद में भी उठाया। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की। दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। इस सब के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताया। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस दौरान हुआ यह कि जिन लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर गुमशुदा बच्चियों की कहानी पर बनी मर्दानी 3 फिल्म देखी, वो भी इससे जुड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर छाई खबरों और विपक्षी पार्टी की तरफ से उठाए गए मुद्दे के बाद दिल्ली से लोगों के गुमशुदा होने की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि कहीं सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरें मर्दानी 3 फिल्म के पेड प्रमोशन का हिस्सा तो नहीं है, पब्लिसिटी का हिस्सा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी बाद में इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने फिल्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पेड प्रमोशन की बात की, यानी पैसे देकर ऐसा प्रचार प्रसार करवाना जिससे लोगों के बीच फिल्म की चर्चा हो और वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में फिल्म देखने पहुंचे। हालांकि इस सब के बीच मर्दानी 3 फिल्म बनाने वाली कंपनी यशराज फिल्म्स ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया। यशराज फिल्म्स ने बयान जारी कर यह दावा किया कि कंपनी किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जानबूझकर सनसनी फैलाने में विश्वास नहीं करती। यशराज फिल्म्स ने साफ किया कि लापता लड़कियों से जुड़ी घटनाएं बेहद गंभीर हैं और उनका सम्मान के साथ जिक्र किया जाना चाहिए। यशराज फिल्म्स के मुताबिक फिल्म का प्रचार किसी भी तरह से इन मामलों से जोड़कर नहीं किया गया और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा था। मतलब विवाद बढ़ने के साथ ही मर्दानी 3 फिल्म की निर्माता कंपनी ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी और यह दोहराया कि कंपनी समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को जिम्मेदारी के साथ पेश करने में विश्वास रखती है। इस सबके बीच दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी कर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी में 31 तारीख तक कुल 1777 गुमशुदगी के केस दर्ज हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह आंकड़ा पिछले 2 साल की तुलना में कम है, क्योंकि साल 2025 में पूरे साल में 24,508 लोग गुमशुदा हुए थे। 2024 में 24,893 संख्या थी। इसी तरह हर महीने औसतन 2,000 से ज्यादा केस दर्ज होते रहे। इस हिसाब से इस साल जनवरी में गुमशुदा लोगों की संख्या बढ़ती नहीं बल्कि घटती दिखी। उल्टा पिछले साल के मुकाबले पुलिस के मुताबिक गुमशुदगी के मामलों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। और दिल्ली पुलिस ने बताया कि लापता हुए उन 807 लोगों में 572 लोगों का पता भी लगाया जा चुका है। 15 दिन के जो आंकड़े हैं आपने बताया, जो 807 बच्चे गायब हुए हैं, उनमें से हमारे को 572 बच्चे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं पुलिस के रिकॉर्ड में। और दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल
एक आरटीआई के जरिए सामने आए उस आंकड़े के बाद बना जिसमें यह बताया गया कि जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग गुमशुदा हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक यह न तो अप्रत्याशित था और न ही चौंकाने वाला, क्योंकि पिछले साल जनवरी महीने के 15 दिनों के भीतर दिल्ली में गुमशुदगी के 922 मामले दर्ज हुए थे। इसी तरह साल 2024 में जनवरी के 15 दिनों में गुमशुदगी के कुल 989 मामले दर्ज हुए थे। 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 के बीच तो दिल्ली में 1258 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। देखिए, ये दर्ज होने की बात है। और 2022 में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 937 लोगों गुमशुदा हुए थे। इसी तरह 2021 में भी जनवरी के 15 दिनों में 1088 लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। आंकड़ों में दिखाई देता है कभी बहुत भयावह है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत कंट्रोल में है। ज़्यादातर जो इलोपमेंट मैटर है उनको छोड़ जाए तो कोई इस तरह का कोई सिंडिकेट वगैरह या कोई ऐसा नॉलेज में नहीं आया कि जो बच्चे यहाँ से कोई गायब हो रखे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुमशुदा लोगों के आंकड़ों के मामले में इस साल कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन बेवजह मामले को हवा देकर मुद्दा बनाया गया और लोगों को डराने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दावा किया कि जो आंकड़े सामने आए वो मिसिंग यानी गुमशुदगी के हैं, न कि अपहरण या किडनैपिंग के। मेन चीज़ जो हमने नोटिस की है, जो दिल्ली से जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ये किडनैपिंग ना होकर मिसिंग ज़्यादा है। इसमें जो ज़्यादातर एज ग्रुप है 12 साल से 18 साल तक का है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसीपी सुरेश कौशिक के मुताबिक दिल्ली में गुमशुदगी के ज्यादातर मामले झुग्गी झोपड़ियों और अवैध कॉलोनियों वाले इलाके में दर्ज हुए। ज़्यादा जो हमने इनमें एरिया भी देखा, ज़्यादातर जो रीसेटलमेंट कॉलोनी या अनऑथराइज कॉलोनी है उनसे ज़्यादा बच्चे हैं और लड़के एज ग्रुप ज़्यादातर 12 से 18 ईयर्स है। इसमें ज़्यादातर इलोपमेंट मैटर काफ़ी हैं। एसीपी सुरेश कौशिक के मुताबिक गुमशुदगी के आंकड़े इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि लापता होने के बाद घर वाले थाने या पुलिस चौकी में रिपोर्ट तो लिखवा देते हैं, लेकिन गुमशुदा व्यक्ति के घर लौटने पर वो पुलिस को इसकी सूचना नहीं देते। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसका नतीजा यह होता है कि गुमशुदा लोगों के आंकड़े काफी बढ़े हुए दिखते हैं। घर से गायब होने और कुछ ही दिनों में लौट आने की कुछ ऐसी ही कहानियां न्यूज़ 18 की टीम को भी पता लगी। दिल्ली के मुकुंदपुर की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि जब उनका बेटा लापता हुआ था तो उन्होंने थाने में केस दर्ज करवाया था, लेकिन कुछ ही दिन में वो लौट आया था। 8 तारीख को गुम हुआ 12वें दिन मिला है हमें। अच्छा। और मैंने कंप्लेन भी कर दी और मैडम ने हमारे साथ बहुत मेहनत भी करी, जो कि हमारा बच्चा हमें मिल गया। सुनीता देवी की तरह दिल्ली की अंजू देवी का 14 साल का बेटा अरुण 6 दिसंबर को घर से लापता हो गया था, लेकिन 5 दिन बाद ही वो लौट आया था। चौकी में पूछा सर ने कि आप कैसे गए, मम्मी ने डांटा फटकारा कि सर मम्मी ना घुमाने नहीं, एक बार बोला कि मम्मी घुमाने नहीं लेके जाती हैं, तो मैं घूमने चले गए थे, मैं आ गए सर, आगे से नहीं जाएंगे, गलती हो गई, सॉरी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि बीते कुछ सालों में गुमशुदा लोगों की तलाश करने और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में भी काफी कामयाबी मिली है, लेकिन एक गलत जानकारी के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की। सौभाग्य की एक बात यह कि अगर धंधे के लिए कुछ भी करने वाले कुछ भी करने लग जाएंगे तो धंधा ही गंदा क्यों नहीं कहा जाएगा। अगर यह सही है कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए बच्चियों के गुम होने का पैनिक पैसे देकर मचाया गया, तो इससे घटिया क्या हो सकता है। हालांकि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर खबरों की बाढ़ आ गई कि दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। 15 दिन में 800 से ज्यादा गायब हो गए। दिल्ली पुलिस बोलती रही कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ हो, और दिल्ली की आबादी के हिसाब से इस आंकड़े पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ढूंढ भी ले जाते हैं और कई लोग खुद घर से चले जाते हैं, कोई भागकर शादी करने के मामले, और अब तो पहले से यह आंकड़ा कम हो रहा है। लेकिन इतना ज्यादा यह चर्चा शुरू कर दी गई कि संसद तक में उड़ गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि किसी मुद्दे पर लोगों का ध्यान जाए, लेकिन अब जो यह बताया जा रहा है कि यह सारी चर्चा अपने आप नहीं शुरू हुई, बल्कि पैसे देकर एजेंसियों ने यह माहौल बनाया सोशल मीडिया पर ताकि फिल्म की पब्लिसिटी हो, क्योंकि यह उस फिल्म का सब्जेक्ट है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने इससे इनकार किया है कि उन्होंने ऐसी कोई पब्लिसिटी नहीं करवाई, और इसे उन्होंने दुखद भी बताया। अब यह तो अच्छी बात है अगर कोई फिल्म किसी मुद्दे पर ऐसी चर्चा को शुरू करने का माहौल बनाती है जिससे किसी समस्या पर ध्यान सबका जाए, लेकिन अगर वो फिल्म देखकर नहीं, फिल्म को देखने के लिए लोगों में पैसे देकर पब्लिसिटी की जा रही है, तो यह तो मुद्दे से भी ज्यादा खतरनाक है।
निर्माता मना कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस सीधा फिल्म का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पेड प्रमोशन की जांच की बात तो वो भी कह रही है। और अगर ये सही है तो फिर चुनाव के बाद नेताओं को किस मुंह से बोलोगे कि जो मुद्दा उठाया था उसका क्या हुआ? आप भी तो वही कर रहे हो। अगर फिल्म के लिए किया, निर्माता ने नहीं किया और पीआर करने वालों ने, कि जिसने भी किया, तो फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद आप कहां, मुद्दा कहां? अगर ये सही है तो अफवाह न भी फैलाई गई हो, पैनिक तो फैलाया, पैनिक तो फैला, ना भी फैलाया, आप कह रहे नहीं फैला, पर पैनिक तो फैला। पुलिस ने बताया कि इस साल तो मामले कम हुए, लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए पेड प्रमोशन करके डर फैला रहे थे। पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है सोशल मीडिया पर झूठी खबरें डालकर माता पिताओं को डराया जा रहा। आपको पता है ना, बच्चा चोर समझकर देश में कई जगह कई बेकसूरों को भीड़ की ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ा है कि पीट पीट कर लोगों ने मार तक दिया है। असम में मार दिया था, बंगाल में मार दिया था, महाराष्ट्र में मारे जा चुके हैं लोग, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाहें फैली हुई थी और लोगों को कुछ लोग संदिग्ध लगे और भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यह हो चुका है देश में कई जगह। तो अगर इस तरह पैनिक मचाया गया और ऐसा कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते? ऐसी हत्या का जिम्मेदार ये करने वाले नहीं होते। पुलिस ने बताया कि जो 807 लोग बोले जा रहे हैं वो आंकड़ा भी तो पुलिस ने ही दिया था, लेकिन उनमें 572 लोग तो मिल भी चुके हैं। और पुलिस कह रही है ज्यादातर घर से भागकर शादी करने वाले थे, कोई बड़ा गिरोह नहीं था। और बाकी तो छोड़ो, अगर ऐसे पब्लिसिटी की वजह से असली पीड़ितों की ही मदद रुक जाए तो उससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? 100 बात की एक बात। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक महिला की चाकू मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मच गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिन दहाड़े एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो महिला एक भाजपा पार्षद की तीसरी पत्नी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। आशंका जताई गई कि पार्षद की पहली पत्नी के बेटे ने हत्या की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उस लड़के को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। पंजाब के जलंधर में गुरु रविदास महाराज की होर्डिंग फाड़ने को लेकर तनाव बढ़ गया। हालांकि इस घटना के बाद लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुट गई उसने ऐसा क्यों किया। इधर देश भर में भारी विरोध और हंगामे के बाद घूसखोर पंडित नाम की फिल्म का प्रमोशन रोक दिया गया। एक्टर मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने फिल्म के नाम पर सवाल उठाए और फिल्म बनाने वालों पर ब्राह्मण समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। और देश के कई शहरों में ब्राह्मण समुदाय के संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों के लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर मार्च करते नजर आए। उन्होंने घूसखोर पंडित फिल्म में अजय दीक्षित नाम के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे एक्टर मनोज वाजपेयी के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने इस फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे के विरोध में भी जमकर नारे लगाए। नीरज पांडे मुर्दाबाद, मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो, ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद करो। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और ऐसे में वहां नेटफ्लिक्स के विरोध में भी नारेबाजी की गई। प्रयागराज में ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक पुतला फूंका, टायरों में आग लगा दी। प्रयागराज के अलावा मथुरा और काशी में भी घूसखोर पंडित फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के संगठनों के लोगों का गुस्सा फूटा। वहां गंगा नदी के किनारे घाट पर उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जो इसका नाम है उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तरह उत्तराखंड के हरिद्वार और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हंगामा हुआ और भारी विरोध के बाद घूसखोर पंडित फिल्म के एक्टर मनोज वाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म के नाम पर अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म काल्पनिक है, कहानी काल्पनिक है, इसमें समाज के किसी भी समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई है और इस फिल्म का मकसद किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था। मनोज वाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सफाई दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि घूसखोर पंडित फिल्म की कहानी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिनमें कुछ कमियां हैं और इसका किसी जाति या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना
कि फिल्म के नाम की वजह से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी और उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म का प्रमोशन रोकने का फैसला किया। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घूसखोर पंडित फिल्म के निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। लखनऊ में फिल्म के निर्देशक के साथ फिल्म से जुड़े लोगों पर भी शिकायत दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि इस फिल्म की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की। दावा किया गया कि घूसखोर पंडित फिल्म के कंटेंट के जरिए समाज के कुछ लोगों का अपमान किया गया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज में शिकायत लिखी गई। इस मामले में बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने भी कड़ा रुख अपनाया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने घूसखोर पंडित फिल्म के निर्देशक और फिल्म से जुड़े लोगों को संदेश दिया कि सनातन धर्म का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक व्यक्ति पर मामूली बहस में अपनी भाभी की हत्या करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक व्यक्ति पर अपनी भाभी की हत्या करने का आरोप लगा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप लगा कि उस व्यक्ति की उसकी भाभी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और बात बढ़ने पर उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक स्कूल के कुछ छात्रों ने बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट किया। बताया गया कि वो बच्चे फेयरवेल पार्टी करके लौट रहे थे। इस दौरान वो तेज रफ्तार गाड़ियों की खिड़कियों पर बैठे दिखे। आरोप लगा कि उन गाड़ियों को चलाने वाले छात्रों ने गलत तरीके से गाड़ियां चलाईं, जिससे सड़क से गुजरने वालों की जान खतरे में पड़ गई। मध्य प्रदेश के मंडला में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने पुरानी दुश्मनी की वजह से एक महिला की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद उन्होंने शव को भारी पत्थरों से बांधा और एक खदान में भरे पानी में फेंक दिया। पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगा दी। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी करने और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। बताया गया कि किसानों ने उनसे बिजली का भारी भरकम बिल भेजे जाने की शिकायत की थी और उसी शिकायत के आधार पर वो कुछ लोगों को साथ लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। उन्होंने पहले उन शिकायतों पर वहां मौजूद अधिकारी से बात की, फिर उस अधिकारी को फोन लगाया जिनके बारे में लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद बीजेपी विधायक ने उन्हें फोन पर ही फटकार लगा दी। अरे वजह से मैं विधायक नहीं हूं, मैं इस गरीब जनता की वजह से विधायक बना हूं। इन लोगों ने मुझे बनाया है। तुम 10,000 का बिल है, तुम इनका 80,000 का बना रहे, ये गरीब कहां से देंगे मुझे ये बताओ। और अब तुम भाग गए यहाँ से, अभी तो तुम थे ऑफिस में, इतनी जल्दी तुम कैसे भाग गए? नहीं, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उस दौरान बीजेपी विधायक ने उन पर गांव वालों को परेशान करने और बड़े अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये कह रहा कि विधायक जी ने फोन कर दिया तो तुम उनसे क्या बदतमीजी कर रहे कि और फोन कराओ बात कर, और विधायक से फोन कराओ, क्या मतलब है? मैंने नहीं बोला सर, वहाँ पे बहुत से पूरी टीम थी सर, किसी और ने बोला होगा। आपने बोला घर जाके तुमने बोला, ये बोल रहा है सीधे। और फोन पर हुई बहस के बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारी से लोगों के बिजली के बिल चेक करवाए और बिल में गड़बड़ी मिलने पर उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में आधी रात पुलिस थाने का हाल देखने पहुंचे विधायक ने वहां के दरोगा को फटकार लगा दी। विदिशा के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा रात के 2:30 बजे आनंदपुर थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान वहां सिर्फ एक होमगार्ड मौजूद दिखे उन्हें और वो उस वक्त सोते हुए दिखे उन्हें। और ये देखकर विधायक उमाकांत शर्मा भड़क गए। वो विदिशा के आनंदपुर थाने के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान उनकी टीम ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में वो थाने के अलग अलग हिस्से पर जाकर जायजा लेते दिखाई दिए। इस बीच वो वहां के सभी खुले हुए कमरों को दिखाते हुए नजर आए। ये बंदी गृह है, बंदी गृह भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये विवेचक कक्ष दिखा दो अंदर से। विवेचक कक्ष में 4 टायरों की विवेचना हो रही है। हालांकि कुछ देर बाद थाने में सो रहे उस होमगार्ड की आंखें खुल गईं और वो उठकर बैठ गए। इसके बाद तो उमाकांत शर्मा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वो उनसे सवाल करते हुए सुनाई दिए। पूरा थाना सौदा धुन लाई पहचानते हो मुझे? हाँ क्या हूँ?
विधायक नहीं आता, बुलाओ आप थाने जाओ। थोड़ी देर के बाद आनंदपुर थाने के दरोगा वहां पहुंच गए और उमाकांत शर्मा ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी। होमगार्ड के हवाले ना यहाँ रिपोर्ट लिखने वाला है, ना कोई एक सशस्त्र सिपाही है। आपका अमानत खाना बंदूकें रखी हो, नहीं कोई लूट ले जाए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने थाने की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और वहां तैनात पुलिस कर्मियों पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ठीक नहीं है व्यवस्था, एसपी साहब को भी बताइए, असंतुष्ट हूँ, एसडीओ की कोई बताइए। और एक भी शस्त्र वाला कोई सिपाही नहीं है जागृत अवस्था में। ये मध्य प्रदेश पुलिस के नियमों के विपरीत है। और निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो को विधायक ने सोशल मीडिया पर शेयर करवाया और उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। विदिशा के एसपी ने आनंदपुर थाने में एक नोटिस भेजा और जवाब मांगा। थाना आनंदपुर में जो स्टाफ है उसकी लापरवाही पाई गई है और उसका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि इलाके के लोगों ने वहां विधायक से पुलिस की गश्त न होने की शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद बीजेपी विधायक ने औचक निरीक्षण किया। इधर दिल्ली के जोरबाग इलाके में एनडीएमसी के गोदाम में भयानक आग लगने से हाहाकार मच गया। दिल्ली के जोरबाग में एनडीएमसी के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम की कई मंजिलें आग की चपेट में आ गईं, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में बन रहे ताज होटल की बेसमेंट पार्किंग में आग लगने से हाहाकार मच गया। जानकारी के मुताबिक निर्माण के काम में लगी एक मशीन में खराबी आ गई, इसकी वजह से आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मणिपुर के चुराचांदपुर में सुरक्षा बल और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि मणिपुर में नई सरकार के गठन के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने अपने विधायकों के सरकार में शामिल होने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षा बल से उनकी भिड़ंत हो गई। उधर पंजाब के जलंधर में लक्की ओबरॉय नाम के आम आदमी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया वो सुबह जलंधर के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद गुरुद्वारा साहब में पहुंचे, मत्था टेककर वहां से लौट रहे थे। इस बीच वो गुरुद्वारे के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठे और तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसके बाद तो वहां दहशत मच गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन लक्की ओबरॉय के गाड़ी में बैठते ही वहां घात लगाकर बैठे हमलावर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। बताया गया वो हमलावर अपने कुछ साथियों के साथ गुरुद्वारे के बाहर इंतजार कर रहा था। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबरॉय गुरुद्वारे से बाहर निकले और पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। तभी वो हमलावर भागता हुआ उनकी गाड़ी के नजदीक पहुंचा और उसने उन पर गोलियां बरसा दी। गोलीबारी के कुछ सेकंड बाद उस हमलावर का साथी एक स्कूटर लेकर वहां आया और वो उसके साथ फरार हो गया। इस गोलीबारी के बाद लक्की ओबरॉय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। दोनों टीमों ने सबूत इकट्ठा किए। सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज हैं वो कब्जे में लिए गए और हर एक पहलू से पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिरकार जिन लोगों की तरफ से ये फायरिंग की गई और लक्की ओबरॉय को निशाना बनाया गया वह आखिर कौन लोग हैं। बताया गया कि शेरू गैंग नाम के गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई और पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या की वजह का भी पता नहीं चल सका। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की चौकी का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। कठुआ की बोविया बॉर्डर आउटपोस्ट पर उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान बीएसएफ अफसरों ने उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की विस्तृत जानकारी दी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी के मेयर के नाम का ऐलान सुबह हो सकता है। सुबह 9 बजे बीजेपी पार्षदों की बैठक में मेयर चुना जा सकता है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद सुबह 10 बजे मेयर पद के उम्मीदवार की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस के कुछ सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने इस डील को ट्रैप डील बताया। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के बाद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा नाम की मस्जिद में आत्मघाती हमला हो गया। मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस जोरदार धमाके के बाद वहां
चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये शिया मस्जिद है और मस्जिद के अंदर की तस्वीर तो बेहद डरावनी हो गई। चारों तरफ लोगों के शव बिखरे नजर आए। शवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां पांव रखने की भी जगह नहीं बची। जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त आत्मघाती हमलावर ने धमाका कर दिया। इस वजह से कई लोगों को तो संभलने का भी मौका नहीं मिल सका। घटना के बाद रोते बिलखते कई लोग मस्जिद के अंदर पहुंचे और उन्होंने मारे गए लोगों के बीच जिंदा बचे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने एक एक व्यक्ति को हिला डुला कर देखा। इस दौरान जमीन पर गिरे कुछ लोगों के शरीर में हलचल हुई। ये देखकर मदद के लिए पहुंचे लोगों ने उन्हें तुरंत सहारा देकर उठाया। हालांकि मस्जिद के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग इस धमाके में मारे गए और इसी तरह की डरावनी तस्वीर मस्जिद के बाहर भी दिखी। वहां भी कई लोगों के शव दिखाई दिए। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कई लोग तो शिया मस्जिद के अंदर पहुंचने से पहले ही उस धमाके की चपेट में आ गए। बड़ी संख्या में लोग खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। हालांकि पुलिस और बचाव दल के आने से पहले ही वहां पहुंचे लोगों ने घायलों की मदद शुरू कर दी। भीषण धमाके में बुरी तरह घायल हुए कई लोगों को तुरंत अस्पताल भेजाया गया। काफी देर तक यह सिलसिला वहां जारी रहा क्योंकि उनकी संख्या सैकड़ों में थी। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह जख्मी थे कि हिल भी नहीं पा रहे। उन्हें कई लोगों ने मिलकर उठाया और बिना देरी किए अस्पताल लेकर गए। तब तक पुलिस और बचाव दल की कई टीमें भी वहां पहुंच गई। बम धमाके से मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा। उसकी दीवारों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इस घटना के बाद वहां के प्रशासन ने इलाके को घेर लिया और पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां की पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने उस शिया मस्जिद में घुसने वाली जगह पर ही खुद को उड़ा लिया और इस वजह से वहां चारों तरफ तबाही मच गई। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई। कई लोग तो बम धमाके में घायल होकर सड़क के किनारे भी गिर गए। उनके शरीर से काफी खून बह गया था। हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी। यही नहीं, अस्पताल तक जाते जाते कुछ लोगों ने तो दम तोड़ दिया। इस हमले में इस्लामाबाद के आईजी के रिश्तेदार की भी मौत हो गई। वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है। थोड़ी देर में घटना वाली जगह के आसपास के सभी अस्पताल घायलों से भर गए। घायलों की खबर लेने के लिए उनके कई रिश्तेदार अस्पतालों के बाहर इकट्ठा हो गए। हालत ऐसी हो गई कि सभी अस्पतालों के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा। और धमाके की यह घटना पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह राजधानी इस्लामाबाद में हुई। उस वक्त मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी इस्लामाबाद में ही थे और उनकी यात्रा को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अहम बैठक कर रहे थे, उसी वक्त वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर तरलाई इलाके में मौजूद इस शिया मस्जिद में बम धमाका हो गया। इस भीषण धमाके से पूरे पाकिस्तान में सनसनी मच गई। कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में हुए धमाके से वहां के लोग सन्न रह गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद 3 महीने पहले भी जोरदार बम धमाके से दहल उठी। वो धमाका पिछले साल नवंबर महीने में वहां की एक कोर्ट के बाहर हुआ था। उस वक्त एक आत्मघाती हमलावर ने करीब 15 लोगों की जान ले ली थी। और इस्लामाबाद में हुए इस धमाके बाद वहां के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान की सरकार पर फूट पड़ा, क्योंकि ये एक तो शिया मस्जिद थी और लोगों ने दावा किया कि सुरक्षा के लिए को लेकर किए गए बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि जिस शहर में सुरक्षा के सबसे ज्यादा इंतजाम हैं, वहीं भीषण हमले में एक साथ कई लोगों की जान चली गई। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान को लेकर बयान दिया था कि वहां उनकी सेना इसलिए नाकाम रही क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन यह बम धमाका तो सरकार की नाक के नीचे हो गया। हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने वहां की संसद में कबूल किया था कि उनकी सेना बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रही। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ का यह बयान बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमलों के बाद सामने आया था। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन हमलों में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। उस वक्त ख्वाजा आसिफ के बयान से साफ हो गया था कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठा सकती
और इस बीच पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के पीछे आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। ये उन्होंने, क्योंकि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान की शय पर काम करता है, ये पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है। और उधर वो सुन्नी सरकार है। ये शिया मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके के बाद किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के लिए टीटीपी पर शक जताया। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर टीटीपी के आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता आया। ये वही आतंकी संगठन है जिसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में वहां की सेना और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। उनके हमलों में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। और उसी टीटीपी को पाकिस्तान की पुलिस ने फितना अल खवारिज के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, यानी ऐसे लोग जो इस्लाम की राह से भटक गए हों और जो दूसरे की जान लेने की राह अपनाते हो। बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले वहां की राजधानी ढाका में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए। वहां छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। बैरिकेडिंग की एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी नजर आए। देखते ही देखते वहां हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन इसके बाद भी जब वो प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। वहां की सड़कों पर आगे प्रदर्शनकारी, उनके पीछे पीछे पुलिस भागती नजर आई। पुलिस ने डंडे मार मार कर उन लोगों को वहां से भगाया। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दी। वो भागते भागते पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। बताया गया कि इस प्रदर्शन के दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सारा बवाल इसलिए मचा क्योंकि 12 दिसंबर को ढाका में एक मस्जिद से निकलते वक्त कुछ हमलावरों ने छात्र नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। वहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। उस्मान हादी जुलाई 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थे। उसी छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की कुर्सी छिन गई थी। यही वजह रही कि उनकी मौत के बाद उनके हत्यारों को सजा देने की मांग को लेकर बांग्लादेश में जमकर प्रदर्शन हुए। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों और प्रोफेसरों समेत 100 से ज्यादा लोगों ने इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इमिग्रेशन अधिकारियों का काम देश में गलत तरीके से आने वालों की जांच करना और उन पर नजर रखना है। यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा बढ़ने पर 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों के हाथों में अलग अलग मांगों वाले पोस्टर और बैनर नजर आए। वो लगातार पोस्टर लहराते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। यह हंगामा उस मामले से जुड़ा रहा जिसमें कुछ रोज पहले इमिग्रेशन अधिकारी की गोली से एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हुई उस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि इमिग्रेशन अधिकारी ने रेनी निकोल गुड नाम की उस महिला की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही लोग ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति का विरोध कर रहे हैं। इसी मामले में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी पर इमिग्रेशन अधिकारियों का साथ देने का आरोप लगाया और धरना दिया। हंगामे के दौरान न्यूयॉर्क पुलिस भी वहां तैनात रही। पुलिस लगातार उन प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की चेतावनी देती रही। If you do not cooperate and accompany the arresting officer to the prisoner transport vehicle, or if you resist arrest, you may be charged with additional crimes. लेकिन प्रदर्शनकारी उस सड़क पर डटे रहे जिसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इमिग्रेशन मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर भय का माहौल पैदा होने का दावा किया। धरने पर बैठे लोगों ने यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर सवाल उठाए। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के शाहपुरा इलाके में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से लोगों में दहशत मच गई। वहां मोटरसाइकिल से पहुंचे एक नकाबपोश लड़के ने एक दुकान के सामने सरेआम फायरिंग की और फरार हो गया।
और जिसने भी वहां गोलियों की आवाज सुनी वो सहम गया, क्योंकि वो नकाबपोश लड़का बिना रुके लगातार फायरिंग करता नजर आया। उसने वहां 7 गोलियां चलाईं। बताया गया कि गोली चलाने वाले उस लड़के के साथ वहां एक और शख्स भी मौजूद था और उसका इशारा मिलने पर वो वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में मार्च निकाला। यूपी के वाराणसी में काशी विद्यापीठ में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में मार्च निकाला। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के अलावा ओबीसी समुदाय के छात्रों ने भी मार्च निकालकर यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में नारेबाजी की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी। इसके तहत कोई भी मतदाता 6 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन की फाइनल लिस्ट 10 मई को जारी की जाएगी। राहुल गांधी दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर लंच पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कई दिन बाद एक दूसरे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से उनके बीच लंबे वक्त से चल रहे मतभेद दूर हो गए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। 100 बात की एक बात यह कि अमेरिका और ईरान में क्या होगा, रूस और यूक्रेन में क्या होगा, ग्रीनलैंड में क्या होगा, चीन और ताइवान में क्या होगा, इस सब पर तो सबकी नजर बनी हुई थी। अब नया जो खेल शुरू हो गया है वो तो ठीक भारत के पास हो गया, हिंद महासागर में। और चुनौती कौन दे रहा है? मालदीव। जी, मालदीव ने विरोध जता दिया है कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को क्यों दिया जा रहा है। चागोस द्वीप समूह की खबर शायद आपको पता ही हो कि यूके ने मान लिया है कि वो चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस कर देगा। ये द्वीप हिंद महासागर में है, यानी नक्शे पर ठीक भारत के नीचे दक्षिण में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों में एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री अड्डा है। हिंद महासागर अगर आप नक्शे पर देखो तो एक तरफ अफ्रीका है, उत्तर में भारत है यानी एशिया है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। यानी ये 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीप के बीच फैला हुआ है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और बीच में चागोस द्वीप है। बीच में उत्तर में भारत है, पश्चिम में अफ्रीका का पूर्वी तट है, मेडागास्कर द्वीप है, उनके पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और नक्शे के बीच में मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप के पास एक लंबी श्रृंखला की तरह फैला, जैसे मोतियों की माला है। मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में चागोस द्वीप समूह है, जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है, जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है, ऐसी उसकी शेप है। चागोस से दक्षिण पूर्व में मॉरिशस है, जो मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। यानी कोई लोकेशन देखकर ही समझ ले कि यह इलाका कितना अहम है। एक तो यहीं से सारे तेल और व्यापार के जहाज गुजरते हैं, दूसरों यहां तीनों तरफ नजर रखी जा सकती है, एशिया पर नजर, अफ्रीका पर नजर, ऑस्ट्रेलिया पर नजर। इसीलिए यहां अमेरिका ने अपना मिलिट्री अड्डा भी बनाया हुआ है। तो ये जो चागोस द्वीप हैं, ये हैं तो मालदीव के ज्यादा पास, लेकिन पहले ये मॉरिशस का हिस्सा थे। लेकिन जब मॉरिशस ब्रिटेन से आजाद हुआ तो ब्रिटेन ने ये द्वीप उसको नहीं दिए थे, और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी मॉरिशस ने, जिसके बाद यानी आजादी के इतने दशकों बाद ब्रिटेन मॉरिशस को यह द्वीप वापस करने पर राजी हुआ है। लेकिन ब्रिटेन ने वहां अमेरिका को एक द्वीप दे रखा है किराए पर, जहां अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो समझौता हुआ है कि वो अड्डा वहां बना रहेगा, बाकी द्वीप वापस कर दिए जाएंगे मॉरिशस को। इसका पहले ट्रंप ने स्वागत किया था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। बाद में उन्होंने कह दिया कि यूके मूर्ख है जो द्वीप वापस कर रहा है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। अब फिर उन्होंने यूके के मॉरिशस के साथ हुए समझौते का समर्थन कर दिया, यह कहते हुए कि उनका अड्डा वहां महफूज रहेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वीप मॉरिशस को दे दिए जाते हैं अगर, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कहानी में अब एंट्री मारी है मालदीव के नेता मोहम्मद मुइज्जू ने। वो कह रहे हैं अमेरिका का अड्डा महफूज रहेगा, द्वीप उनको मिलने चाहिए। मालदीव जैसे छोटे से देश के ये तेवर सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है कि ये द्वीप हैं तो मालदीव के पास, लेकिन थे तो पहले मॉरिशस के।
तो मालदीव ने इतना बड़ा दावा ठोकने वाली बात किसकी शह पर कह दी होगी? क्या चीन मालदीव को आगे करके यहां पर्दे के पीछे से दांव खेल रहा है? चागोस द्वीपों का इतिहास पुराना है। 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इन्हें खोजा था। बाद में ये फ्रांस के कब्जे में आ गए थे। फिर 1814 में ब्रिटेन ने इन्हें मॉरिशस के साथ अपनी कॉलोनी बना लिया। 1965 में जब मॉरिशस आजादी की ओर बढ़ रहा था, ब्रिटेन ने चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नाम दिया। यानी आजादी दे दी मॉरिशस को 1965 में, लेकिन यह द्वीप अलग करके अपने पास रख लिए थे। इसके बदले में ब्रिटेन ने मॉरिशस को 30 लाख पाउंड भी दिए थे। और असली वजह यह थी कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर चागोस के एक टापू डिएगो गार्सिया पर एक मिलिट्री अड्डा बनाना चाहते थे। 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका में समझौता हुआ मिलिट्री अड्डे के लिए। 1968 से 1973 के बीच यानी 5 साल में चागोसियन लोगों को यानी चागोस के मूल निवासियों को जबरन वहां से निकाल दिया गया। लगभग 2000 लोग थे जो मूल निवासी थे चागोस के। उन्हें जबरदस्ती जहाजों में भर भर के ब्रिटेन ने उस वक्त मॉरिशस और सेशेल्स में भेज दिया था। वहां वो गरीबी में रहते हैं। ब्रिटेन का कहना था कि द्वीपों पर कोई रहता नहीं था, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने और मॉरिशस ने उन लोगों के लिए ब्रिटेन से कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और UN जैसे संगठनों में लड़ाई लड़ी। लेकिन ब्रिटेन ने वहां का डिएगो गार्सिया टापू अमेरिका को किराए पर दे दिया और 1971 में अमेरिकी नौसेना ने वहां अड्डा बनाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में अड्डा चालू हो गया। यह अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यहीं से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन चलते हैं। इराक जंग में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और अब जब ईरान के खिलाफ अमेरिका लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, तो यह टापू अमेरिका के लिए बहुत अहम है। 2019 में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चागोस को मॉरिशस से अलग करना गैर कानूनी था और संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन से कहा कि इन द्वीपों को मॉरिशस को लौटाना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन ने भी सहमति दे दी कि वो चागोस मॉरिशस को दे देगा, लेकिन डिएगो गार्सिया का अड्डा 99 साल के लिए किराए पर अपने पास रखेगा। यानी वहां अमेरिका का अड्डा बना रहेगा। इस साल यह ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन अब बीच में आ गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू। वो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये टापू तो मालदीव के हैं और मालदीव के लोग इनको चागोस नहीं वो हलावाही कहते हैं। और वैसे भी ये मालदीव के पास हैं, मॉरिशस के पास नहीं है। तो ये ऐतिहासिक रूप से मालदीव के हैं। चागोस द्वीप मॉरिशस से 2000 किलोमीटर दूर हैं और मालदीव से 500 किलोमीटर दूर हैं। इसलिए मुइज़्ज़ू ये तर्क भी दे रहे हैं कि ये तो उनके पास हैं। और मालदीव दावा करता है कि चागोस में 900 साल पहले की कब्रें हैं और उन कब्रों पर मालदीव की भाषा में लिखा हुआ है। मालदीव कहता है कि 1560 में जो मालदीव के सुल्तान थे, उनके दस्तावेजों में भी चागोस, जिनको वो फुलवाहिक द्वीप कहते हैं, वो द्वीप सुल्तान की रियासत में दिखाए गए थे। और 1560 में मॉरिशस में तो कोई रहता भी नहीं था। यानी मालदीव ये कहता है कि ये द्वीप तो मालदीव के सुल्तान के तब से थे जब मॉरिशस पर कोई इंसानी बस्ती भी नहीं थी। लेकिन ये सब मालदीव के दावे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इनके लिए ब्रिटेन से लड़ाई मॉरिशस ने ही लड़ी और फैसला भी यही हुआ था कि ब्रिटेन ने 1814 में इन टापुओं को मॉरिशस में शामिल कर लिया था और जब मॉरिशस को 1965 में आजादी दी, तभी ये भी मॉरिशस को दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए ब्रिटेन ने मॉरिशस को वापस करने का समझौता किया, जिस पर पहले ट्रंप भी राजी थे। फिर ब्रिटेन को बोले कि वो मूर्ख है, क्योंकि वहां से हटेगा तो चीन आ जाएगा वहां पर। लेकिन अब जब मालदीव ने दावा ठोक दिया तो ट्रंप ने मॉरिशस को ही देने का समर्थन कर दिया है। हालांकि मालदीव ने भी कहा है कि अमेरिका का वहां अड्डा सुरक्षित रहेगा, लेकिन ट्रंप मॉरिशस को ही देने का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव के रिश्ते और खासकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के रिश्ते चीन से पुराने रहे हैं। क्योंकि उनसे पहले जो मालदीव के राष्ट्रपति थे 2022 में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने तो मॉरिशस को मान्यता दे दी थी कि चागोस द्वीप मॉरिशस के हैं। लेकिन अब मुइज़्ज़ू ने अपने ही देश के पिछले राष्ट्रपति का जारी पत्र आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। इसमें चीन का एंगल यह है कि यहां अमेरिका का अड्डा है तो चीन भी यहां पर पैर जमाना चाहेगा, और वैसे भी यह भारत के ठीक दक्षिण में है। लेकिन चीन का मॉरिशस में भी बड़ा निवेश है,
तो आधिकारिक रूप से तो चीन ने मॉरिशस का ही समर्थन किया हुआ है चागोस पर, लेकिन मॉरिशस भारत के भी करीब माना जाता है। मालदीव से ज्यादा अच्छे रिश्ते भारत के मॉरिशस से हैं। तो मालदीव का इन टापुओं पर दावा ठोकना उसकी अपनी अहमियत बढ़ाने की रणनीति भी है इस गेम में जो यहां चल रही है। और ये जो शतरंज की चालें चली जा रही हैं वो सब ठीक भारत के पास हो रहा है। इसलिए बाकी दुनिया में जो हो रहा है, चाहे ईरान में या ग्रीनलैंड में, यूक्रेन में या ताइवान में, उससे ज्यादा भारत के लिए ये वाला इलाका शायद सबसे अहम है कि यहां इन छोटे छोटे टापुओं पर क्या होता है। और भारत के लिए अहम है, इसलिए सबके लिए इस पूरी चौसर को समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में सेना के एक अफसर को गोली मार दी गई। खबर है कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में वहां की सेना के एक जनरल को कई गोलियां मार दी गईं। दावा है कि हमलावर ने पीछे से फायरिंग की और फरार हो गया। गोलीबारी में घायल हुए जनरल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश में चुनाव पर्यवेक्षक नहीं भेजे जाएंगे। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए भारत को चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश का न्योता ठुकरा दिया। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा। ये वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को पैसे देता है। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पुलिस लाइंस में खास इंडोर स्टेडियम बनाया गया। पुलिस कर्मियों की फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए स्टेडियम का गाजीपुर के एसपी ने उद्घाटन किया। इसके बाद वो पुलिस कर्मियों के साथ बैडमिंटन खेलते भी नजर आए। इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद गाजीपुर के एसपी ईरान राजा वहां रखी एक चीज को बारीकी से देखते नजर आए। पुलिस लाइंस में बने इस स्टेडियम में 2 बैडमिंटन कोर्ट के अलावा टेबल टेनिस खेलने के भी इंतजाम किए गए। इस दौरान गाजीपुर के एसपी ने पुलिस कर्मियों से अपील की कि वो ड्यूटी के बाद खेलने कूदने के लिए भी वक्त निकालें ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकें। इधर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से चर्चा की। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए, फिर उनके सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दबाव से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने छात्रों को यह भी सलाह दी कि सिर्फ ज्यादा नंबर पाने को ही लक्ष्य बनाना ठीक नहीं। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी अपनाने की भी सलाह दी। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राष्ट्रपति ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को भारत के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट लोगों के फायदे के लिए ग्लोबल एआई एक्सपर्टीज और तकनीक का इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये समिट इसी महीने 19 और 20 तारीख को दिल्ली में आयोजित होगी। इधर मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में 9 बाघों की मौत से सनसनी मच गई। मध्य प्रदेश में बीते 34 दिन में 9 बाघों की मौत से हड़कंप मच गया। वन विभाग के मुताबिक ज्यादातर बाघों की मौतें बिजली के झटके, सड़क और रेल हादसों की वजह से हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। उस दौरान पुलिस ने नक्सलियों का अड्डा नष्ट करने का दावा किया। वहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद करने का भी दावा किया गया।